नमस्कार दोस्तों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अमृतकाल पर। 15 अगस्त 2022 जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने भी अमृतकाल का जिक्र किया। अमृतकाल काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर हम यूपीएससी परीक्षा को लें या फिर एक सामान्य नागरिक को जानने के लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अमृतकाल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको आपके सामने रखेंगे और फिर अमृतकाल से संबंधित कोई भी समस्या आपके मन में उत्पन्न नहीं होगी। तो देखिए, ये तो न्यूज़ आप देख ही रहे हैं। पीएम मोदी रेफरेंसेस अमृतकाल द एरा ऑफ एलेक्सीर। एलेक्सीर का मतलब होता है अमृत इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो उन्होंने अमृतकाल का जिक्र बार बार किया है। अब हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या सीखने वाले हैं। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, ये आपने देख ही लिया कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 जो आज़ादी का 75वां साल था, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसका 75वां साल कौन सा है, 15 अगस्त 2022। तो 75वें वर्ष में अमृतकाल के बारे में उन्होंने बात कही। अमृतकाल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वर्तमान सरकार द्वारा पहली बार इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था, क्या ये जो इस बार जो बोला गया ये पहली बार है या फिर कब इसको पहली बार बोला गया, अमृतकाल का उद्देश्य क्या है, अमृतकाल का विजन क्या है, अमृतकाल का ढांचा जिसमें 4 प्रायोरिटीज़ पर हम बात करेंगे, 4 प्राथमिकताओं पर बात करेंगे और फिर अंत में देखेंगे पीएम गति शक्ति क्या है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, 2 शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव और अमृतकाल। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव आप किसको बोल रहे हैं, हमने जो 75वां आज़ादी का जो हमारा 75वां वर्ष था, कब था, 15 अगस्त 2022। इसको हमने कैसे मनाया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला जो 25 साल है, नेक्स्ट जो 25 ईयर्स का टाइम पीरियड है, जब हम 100वें वर्ष में होंगे 2047 में, तो ये जो 25 साल है, नेक्स्ट 25 ईयर्स मीन्स 2022 से लेकर 2047 तक का जो समय काल है, ये कैसा है, अमृतकाल है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि अमृतकाल शब्द की उत्पत्ति क्या है, कहाँ से हुई। तो देखिए, अमृतकाल वैदिक ज्योतिष से उत्पन्न हुआ है, वैदिक एस्ट्रोनॉमी से। साथ ही साथ यह मनुष्यों के लिए सुख का द्वार खोलता है। मीन्स इस समय मनुष्य जो है वो काफ़ी प्लेजर अवस्था में होता है, उसके सभी सुख के द्वार खुल जाते हैं। तो ये काल किस प्रकार का होगा, 2022 से 47 तक का काल, जिसमें मनुष्य के सभी दुख के द्वार खुल जाएंगे और साथ ही साथ कोई भी नया काम शुरू करने का ये सबसे बेहतर काल होगा। तो अमृतकाल जब हम लिटरल मीनिंग में उसका जाएंगे, साहित्यिक अर्थ समझेंगे, तो उसका मतलब वही होगा कि सभी सुख के द्वार खोल दे, सभी प्रकार के प्लीजर, सभी प्रकार की खुशी मिले और साथ ही साथ कोई भी जब नया काम आप करें तो उसमें आपको सफलता मिले। तो किसी भी नए काम को शुरू करने का ये सबसे शुभ मुहूर्त है। वर्तमान सरकार द्वारा पहली बार इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो देखिए, वर्तमान सरकार द्वारा 15 अगस्त 2021 को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका प्रयोग 15 अगस्त 2021 को किया गया था और अगले 25 साल का जो हमारा सफ़र है, नेक्स्ट 25 ईयर्स का जो हमारा सफ़र है, जो अब शुरू हो चुका है, वह सफ़र किस प्रकार का है, भारत का अमृतकाल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस अमृतकाल में क्या होगा, हमारे संकल्प की पूर्ति हमें स्वतंत्रता के 100 वर्ष तक ले जाएगी। हम जो भी संकल्प करेंगे और 2047 तक जब पहुँचेंगे, तो इसमें जो भी हम संकल्प करेंगे अगले 25 साल में, ये हमें आज़ादी के 100वें वर्ष में पहुंचा देगी। अमृतकाल का उद्देश्य क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला जो ये काल है 2022 से लेकर लगभग 2047 तक, इसका जो काल है ये नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएगा, नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देगा, नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सभी प्रकार के जो सशक्तिकरण हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के एम्पावरमेंट्स, जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, तो आर्थिक सशक्तिकरण या जो भी सशक्तिकरण है, जैसा मैं आपको बताया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण को ये बढ़ावा देगा। विकास विभाजन को कम करेगा,
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है अलग अलग विकास का जो ढांचा है या फिर विकास का जो स्तर है वो अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं बुनियादी संरचनाओं का भी अभाव रहता है, अभी कोविड के समय भी आपने देखा। तो ये जो इनके विकास का विभाजन है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास में अंतर है, इसको भी कम करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ सरकारी हस्तक्षेप कम करना। अब ये नहीं है कि कोई भी काम कर रहे हैं, मान लेते हैं मुझे एक इंडस्ट्री बनाना है, अब मैं इंडस्ट्री बनाने के लिए परमिशन लेकर गया, परमिशन लेने गया, और जब वो परमिशन लेने गया इतना सारा मुझे सरकारी प्रोसेस करना पड़ रहा है। कभी कोई सरकार का आदमी आता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये जो इंटरफेरेंस है उसको कम करना, क्योंकि सरकारी इंटरफेरेंस के बाद क्या होता है, लोगों को लगता है कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने में बाधा आती है। तो सरकारी हस्तक्षेप को भी कम करना है, और साथ ही साथ नवाचार या फिर कहें तो प्रौद्योगिकी या नवीनतम तकनीक को बढ़ावा देना है। तो ये अमृतकाल का मुख्य उद्देश्य है। इसका विजन क्या है, क्या सोचता है अमृतकाल, मतलब अमृतकाल का कुछ विजन होगा कि इसमें हम क्या चाहते हैं। सर्व समावेशी कल्याण, सभी का कल्याण हो। समाज के जो सबसे दूर दराज में लोग स्थित हैं, सबसे जो सुभेद्य लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनका भी कल्याण हो। अर्थव्यवस्था कैसे हो, डिजिटल हो। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था होने से क्या होता है, पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेहिता बढ़ती है। अभी क्या था, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ तो क्या है, एकदम कब आपका नंबर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको कुछ नहीं पता। अब क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको डेट मिलेगा। तो सब कुछ जब ऑनलाइन होता है तो चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से, स्मूथ तरीके से आगे आती हैं। भ्रष्टाचार कोई कर रहा है, फ़ोटो लिया, वीडियो लिया और सीधा सीधी जो भी संस्था है वहाँ पर जाके इसको जमा कर दिया। तो क्या है, इस तरह की अर्थव्यवस्था से जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, ये सब काफ़ी बेहतर ढंग से सुनिश्चित होता है, जिसको हम डिजिटल अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, विकास किस प्रकार हो, जिसमें टेक्नोलॉजी की मात्रा हो। टेक्नोलॉजी अगर बेहतर होगा, जैसे अभी देखते हैं आप कि अभी हम मान लो 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट बेहतर है हमारे पास, तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें टिकट करना है, तो हमें उसके लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना है। तो अगर प्रौद्योगिकी सक्षम विकास होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें काफ़ी स्मूथ तरीके से होंगी। पहले सरकार को जब किसी को मान लो सब्सिडी देना पड़ता था, अब सरकार जब उस व्यक्ति को सब्सिडी देती थी तो उसके पास सब्सिडी का कम पैसा पहुंचता था, बीच में जितने अफसर साहब लोग होते थे वो सब खा लेते थे। अब क्या है, सीधा सरकार उनके खाते में डालती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो प्रौद्योगिकी सक्षम विकास हो, इस प्रकार का विकास हो जिसमें प्रौद्योगिकी का भी प्रभाव हो, टेक्नोलॉजी भी हो। ठीक है। ऊर्जा संक्रमण, अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, गैर नवीनीकृत ऊर्जा है, उससे हम नवीनीकृत ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब का प्रयोग कम करना चाहते हैं, और हम सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस जो हैं उनका प्रयोग हम ज़्यादा करना चाहते हैं। तो हम एक ऊर्जा संक्रमण के दौर में हैं। ठीक है। और जब आप ऊर्जा संक्रमण के दौर में होते हैं तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेस का ही प्रयोग करें। तो इस काल में हम ऊर्जा संक्रमण की ओर भी चलेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। जलवायु कार्रवाई, मतलब क्लाइमेट के प्रति भी हमारी जो नीति होगी वो काफ़ी सशक्त होगी, पर्यावरण के अनुकूल होगी, जलवायु अनुकूल होगी, जिससे जैव विविधता और जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है उससे हम निजात पा सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कुछ इसी तरीके की बातें करता है। क्राउड इन निजी निवेश, क्राउड इन निजी निवेश का मतलब होता है, क्राउडिंग इन का मतलब होता है कि जब सरकार क्या करती है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। मान लो रोड बनाया, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पुल बनाए, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब इसको देखकर क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र है, जो व्यक्तियों की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो क्या होती हैं, वो भी आगे आती हैं और उनको लगता है कि सरकार ने काफ़ी निवेश किया है, तो लोगों के पास पैसा पहुंचा है, तो अभी मेरे निवेश का बेहतर समय है। निजी कंपनियों को भी ये लगता है कि अभी वो अगर निवेश करेगी
तो लोग जो हैं उसका डिमांड करेंगे, चीज़ों का डिमांड करेंगे और उनको फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने पुल बनवाए, सरकार ने रोड बनवाए, तो बहुत लोगों को इससे रोज़गार मिला और रोज़गार मिलने से बहुत लोगों के पास धन की प्राप्ति हुई। अब जब धन रहेगा तभी तो आप मोबाइल खरीदने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो निजी निवेश, मान लो कोई निजी कंपनी है, वो मोबाइल की कंपनी स्टार्ट करना चाहती है, तो अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो मोबाइल की कंपनी स्टार्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको लगता कि अगर हम मोबाइल कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, तो उससे मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो खरीदेंगे ही नहीं। अब क्या है, सरकार ने काफ़ी निवेश किया है, लोगों के पास पैसा पहुंचा और लोग अब डिमांड क्रिएट करेंगे, और लोग डिमांड क्रिएट करेंगे तो निजी कंपनियां सामने आएगी और निजी कंपनी उनको सप्लाई करेगी, और जिससे निजी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। तो निजी निवेश को भी बढ़ावा देना है, जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी रोल है, सार्वजनिक निवेश का भी रोल है। तो ये जो है अमृतकाल का विजन है। इसमें 4 प्राथमिकताएं हैं। एक है पीएम गति शक्ति, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे पीएम गति शक्ति क्या है। दूसरा है समावेशी विकास, सबका विकास हो, जैसा कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसका हम विकास न करें, जिनको हम समाज के मुख्य धारा में न जोड़ें, जिनको विकास प्रक्रिया में शामिल न करें। तो चाहे वो बिल्कुल गांव का व्यक्ति हो या शहर का व्यक्ति हो, सभी का विकास हो। उत्पादकता में वृद्धि हो, निवेश बढ़े, अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले लोगों को, और ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई, ये तो आपने देख ही लिया। तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, चाहे वो किसी सेक्टर में आप हों, एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं या फिर आप मान लो इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर देना है। किस प्रकार हम कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा उत्पादन करें, जिससे उत्पादकता बढ़े। साथ ही साथ अवसर क्रिएट हो, निवेश को बढ़ावा दें। निवेश का वित्त पोषण, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को हम लोग फाइनेंस करें बैंकों के माध्यम से या फिर अन्य क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जिससे निजी क्षेत्र भी जो है वो निवेश पर ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, तो यहाँ पर पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता मीन्स प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो, अवसर मिले लोगों को ताकि वो आगे बढ़ें, ताकि अवसर का लाभ उठा पाएँ। अब मान लो कि अवसर का लाभ आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो यूपीएससी की परीक्षा है। अब यूपीएससी की परीक्षा का अवसर आपको मिला है, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं हालांकि जनरल कैटेगरी में, तो अगर अवसर मिलेगा तभी तो आप आईएएस आईपीएस बनेंगे। तो ये अवसर मिले और निवेश का वित्त पोषण हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेश करना चाहते हैं, जो निजी क्षेत्र है अगर वो निवेश करना चाहता है तो उसका वित्त पोषण हो, बैंकों के माध्यम से भी वो निवेश कर सके, अन्य जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनके माध्यम से भी निवेश कर सके। पीएम गति शक्ति क्या है, तो देखिए ये 7 इंजन्स पर आधारित है। इसमें हमको क्या क्या करना है, रोड्स बेहतर करने हैं, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ रेलवेज, पोर्ट्स जो बंदरगाह होते हैं, वाटरवेज, इन सभी को हमको बेहतर करना है। अब इसके अंतर्गत और साथ ही साथ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पीएम गति शक्ति में हमें चाहे तो बेहतर सड़क बनाना है, एयरपोर्ट्स बेहतर करने हैं, मास ट्रांसपोर्ट बेहतर करना है, रेलवे बेहतर करना है, पोर्ट्स बेहतर करना है, वाटरवेज बेहतर करना है और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना है, जिससे क्या हो, इकोनॉमी बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले, जॉब्स क्रिएट हों। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या प्लानिंग है। ये 2021 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया पीएम गति शक्ति, इसके अंतर्गत क्या क्या प्लानिंग है। तो लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी, किसी वस्तु का मान लो आपको डिलीवरी करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी पूरा एक प्रोसेस। जब एक मान लो वस्तु है वो बंदरगाह से लेकर बिल्कुल आपके द्वार तक, आपके पास तक जब तक वो पहुंचता है, तो पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है और डिलीवरी का प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, लॉजिस्टिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। अब ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी में जो कॉस्ट आता है उसको कम करना है, तब क्या होगा, वस्तुओं का भी कीमत कम रहेगा। बुनियादी अवसंरचना परियोजना को बढ़ावा देना है, जो बेसिक उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा
उसको भी बढ़ावा देना है। ऐसा तो नहीं है कि हवाई में ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, नहीं, उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना है। कार्गो हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के माध्यम से माल को लेकर जाते हैं, मान लो किसी गाड़ी से, किसी विमान से, ट्रक से, तो कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक बार में ही लेकर जा सकें। तो ये जो क्षमता है इसको भी बढ़ाइए। बंदरगाह पर जो टर्न अराउंड समय को कम करना, मान लो कि बंदरगाह पर चीज़ें आई हुई हैं, अब लाइन लगी हुई हैं, बहुत लंबा समय लग रहा है भाई उस चीज़ को क्लियर होने में, तो वो जो टर्न अराउंड समय है, जैसे आप देखते होंगे कि एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हैं या रेलवे स्टेशन में उतरते हैं तो जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, तो बंदरगाह में कोई माल आया है तो उसको ज़्यादा समय ना लगे, नहीं तो बहुत बार ज़्यादा समय लगने से चीज़ें बेकार भी हो जाएंगी। तो बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना, औद्योगिक गलियारे विकसित करना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, रक्षा गलियारे को भी बढ़ावा देना है, जिसमें एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। तो ये सब चीज़ें जो है वो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा 4G कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है सभी गाँवों में। गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता को जोड़ने की योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना है। तो सड़क में आप देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना है। यहाँ पर आपने गैस पाइपलाइन नेटवर्क की बात भी देख ली। 200 से अधिक नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट का निर्माण करना है। वाटर एयरड्रोम का निर्माण करना है। वाटर एयरड्रोम आप जानते होंगे, जो पानी में हेलीकॉप्टर्स चलते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार से, तो इसका निर्माण करना है। तो ये सब पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि गति शक्ति जो है वो एक तरह से मास्टर प्लान है, जिससे देश की जो आर्थिक विकास है उसमें काफ़ी गति आएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, सड़क बेहतर हो जाएंगे, पोर्ट्स बेहतर हो जाएंगे, एयरपोर्ट्स बेहतर हो जाएंगे। तो इन सब सभी चीज़ों पर, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में 7 इंजन्स इसके बताए, उन सब सभी चीज़ों का विकास करना, और इस पूरे 7 चीज़ों का जब आप विकास करेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर होगी, आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, और जिसके कारण जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ेंगे युवाओं के लिए। थोड़ा सा लास्ट में हम लोग एक गति शक्ति मास्टर प्लान देख लेते हैं। इसमें क्या है, रोडवे कैपेसिटी को बढ़ाना है, मतलब सड़क की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ 200 न्यू एयरपोर्ट्स का निर्माण करना है, वाटर एयरड्रोम बनाना है। उसके बाद रेलवे ट्रांसपोर्ट का जो कार्गो कैपेसिटी है, जो मैंने आपको बताया कि माल को ले जाने वाली जो कैपेसिटी है उसमें भी वृद्धि करना है, लगभग 1600 टन तक बाई फाइनेंशियल ईयर 2025। जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जैसे जो बिजली ट्रांसमिशन वगैरह का जो नेटवर्क होता है, वितरण का जो नेटवर्क है, उसको भी बढ़ावा देना है, जिसमें लिखा हुआ है लगभग 4,54,200 सर्किट किलोमीटर इंक्रीज टू, इतना कर देना है, 4,54,200 सर्किट किलोमीटर। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी बढ़ावा देना है। रिन्यूएबल कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, 225 गीगावाट कर देना है 2025 तक। 4G कनेक्टिविटी को भी बढ़ाना है, और लगभग 20 न्यू फूड पार्क्स बनाने हैं। फूड पार्क्स में क्या होता है, मेगा फूड पार्क वगैरह में क्या फ़ायदा है, वहाँ पर किसान, जो उपभोक्ता है वो, जो उत्पादक है वो, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है वो, जिसको खरीदना है माल, वो भी वहाँ मौजूद होता है फूड पार्क में। जो उत्पादन करता है वो भी, जैसे किसान भी मौजूद है, और इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग का काम करती है वो भी मौजूद है। तो इससे क्या है, किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ा, फूड पार्क में गए, अपना माल दिया, पैसा लिया, जो उचित दाम है उसको मिल गया। ऐसे क्या है, उसको भटकना पड़ता है, बीच में इतने सारे इंटरमीडियरी आ जाते हैं। मंडी में जाएगा, इंटरमीडियरी उसको कम दाम देगा, इंटरमीडियरी उसके बाद दूसरे को बेचेगा, वो दूसरे को बेचेगा। उपभोक्ता से तो किसानों का लिंक ही नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसान, उपभोक्ता, जो खरीदार है, खरीदने वाला है वो, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है, ये तीनों जो हैं वो फूड पार्क में, आपको मेगा फूड पार्क में एक साथ दिखाई पड़ते हैं। जिससे इंडस्ट्री को भी किसान के साथ डायरेक्ट टच हो गया, और जो खरीदने वाला है उसका भी किसान के साथ डायरेक्ट टच हो गया, और किसानों को भी उसका फ़ायदा मिला। तो इससे किसानों की आय बेहतर हुई। तो मेगा फूड पार्क, 20 न्यू मेगा फूड पार्क्स, ये सब जो है पीएम
गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत आता है। तो ये मेरे हिसाब से आज आपने पूरे अच्छे ढंग से समझ लिया अमृतकाल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।